जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने YouTube चैनल GS विद अवनीश सर पर कौटिल्य क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको पता है कि इससे कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो जा चुकी है GS की, और अब ये जो वीडियो जो है हिंदी की है, और हिंदी की ये पहली वीडियो जो होगी आपके YouTube चैनल पर, तो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और साथ ही ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं और ये कहते हैं कि अब पढ़ाई नहीं होती हमसे। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा अपने शब्दों में कि ज़मीं जल चुकी है, आसमां अभी बाकी है, ए सूखे कुएं तेरा इम्तिहान अभी बाकी है, समय पर बरस जाना ए बारिश, किसी की ज़मीन गिरमी है तो किसी का लगान बाकी है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक होगा संज्ञा से शुरुआत होगी। साथ ही कुछ लोगों की इच्छाएं थी, कुछ लोगों ने कहा था कि भैया थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, तो बड़ा बड़ा लिखते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया कुछ मोटिवेशन सुना दिएगा, तो हम मोटिवेशन भी सुना देंगे। किस तरीके से सुनाएंगे कि मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन की तरह साध निशाना, फिर देख मरुस्थल से भी जल निकलेगा। सीरीज चल रही है सैनिक संघर्ष सीरीज के नाम से। मैंने बोला है कि आने वाले दिनों में आपके हाथ में तिरंगा होगा और वतन पर आप होगे और बोलोगे भारत माता की जय। तो चलते ही, जैसे कि आप जानते हो कि विकार, परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। मैंने बताया कि विकार या फिर परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते। भैया मैं संज्ञा पढ़ाने के लिए शुरू हो रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले संज्ञा है क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बताया विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें विकार हो, आ माने नहीं, विकारी जिसमें विकार ना हो। अविकारी शब्दों को अव्यय या निपात कहते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं इनको अव्यय या निपात कहा जाता है, और जो विकारी शब्द होते हैं इनको पद बंद कहा जाता है। अब विकारी शब्दों में क्या क्या आता है, अविकारी शब्दों में क्या क्या आता है, देखिएगा। विकारी शब्द की पहले परिभाषा सुनिएगा, साथ ही नोट डाउन करते जाओ। तो जो विकारी शब्द होते हैं, जिन शब्दों को लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनको लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता, अर्थात लिंग, वचन, कारक का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। और लिंग, वचन, कारक का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं या बदले जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर
आधार पर बदले नहीं जाते उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देखो, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द इनको पदबंध कहते हैं, अभिकारी शब्द इनको अव्यय या निपात कहते हैं। विकारी शब्द जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर बदले जाते हैं या परिवर्तन होते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदले नहीं जाते उनको अभिकारी शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब चर्चा करेंगे सिर्फ विकारी शब्दों की कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। नंबर 4 क्या होती है? क्रिया होती है। ये आपके विकारी शब्द हैं। और इनमें अगर हम देखें क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, तो इन सबको एक एक करके देखना है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी? संज्ञा की बात करेंगे, क्योंकि हमें संज्ञा की शुरुआत करनी है। तो चलते हैं दोस्तों, अब सिर्फ संज्ञा को देखते हैं। हेडिंग लगा लो संज्ञा। आपकी हेडिंग क्या होगी? संज्ञा होगी आपकी हेडिंग। संज्ञा, साथ ही साथ जो कुछ भी बोल रहा हूँ लिखते जाओ। तो संज्ञा का आपको अर्थ पूछा जाएगा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका सम और दूसरा होता है आपका ज्ञा। जो संज्ञा शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक ज्ञा। जो सम शब्द है ये उपसर्ग है, और ज्ञा जो शब्द है वो आपकी क्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका सम है, एक आपका ज्ञा है। सम उपसर्ग है, ज्ञा क्रिया है। सम का अर्थ होता है समान और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। जानना अर्थात जिसे समान रूप से जाना जाए, अर्थात जिसे समान रूप से जाना जाए संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। साथ ही साथ संज्ञा की परिभाषा देखते हैं, मिटा देते हैं। संज्ञा की परिभाषा, तो परिभाषा तो आपको आती है, कक्षा 6 से लेकर के इंटर तक आप परिभाषाएं पढ़ते रहे हो इनकी। संज्ञा है, सर्वनाम है, फिर भी देख लेते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम आपको बताएं, ये जो हमने परिभाषा लिखाई है ये किताबी परिभाषा है कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम अपनी भाषा में बताएं तो इस पृथ्वी पर या भूमंडल में जो कुछ भी पाया जाता है सब संज्ञा है। कहने का तात्पर्य है इस पृथ्वी पर ये मार्क पाया गया, मार्कर, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ नाम है, और जब कुछ नाम है तो ये संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है? नाम होता है। अब हमने यह बात की है किसी वस्तु,
स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे राम, किताब, आगरा, बुढ़ापा, नदी आदि, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। चाहे कोई नाम हो, चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई भाग हो, भाव हो, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। आगे पॉइंट आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। ध्यान रहे मित्रों कि जो हिंदी लेके चलूँगा मैं, वो स्पेशली आपकी वनडे एग्जाम लेके चलूँगा, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, कुछ भी हो। आपकी हिंदी काफ़ी हद तक आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी। सिलेक्शन में अगर जिसकी हिंदी प्लस पॉइंट है, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। एक बार को अगर आपका थोड़ा रीजनिंग या मैथ में नंबर कट रहा है और हिंदी अच्छी है, तो हिंदी आपका स्कोर बराबर पहुंचा देगी। और अगर हिंदी अच्छी नहीं है, तो आप अपने एग्ज़ाम से जो क्वालिफाई करोगे उससे बाहर हो जाओगे। तो मैं बात करता हूँ संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मैं बात करूँ सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, दूसरी में बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी में बात करूं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकारों को देखोगे तो संज्ञा के प्रकारों में आपको 3 भी देखने को मिलेगा, 5 भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप पहले वरीयता दोगे 5 को और बाद में वरीयता दोगे आप 3 को। लेकिन आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि 5 कैसे होता है और 3 कैसे होता है। तो 5 और 3 जब देखोगे तो 3 प्रकार की जो संज्ञा है वो ये मुख्य हैं। अब इन 3 प्रकार की संज्ञाओं में अब आपकी 2 प्रकार की संज्ञा और आ जाएगी। जो 2 प्रकार की आपकी संज्ञा आएगी वो आएगी आपकी जैसे समूह वाचक संज्ञा, 5वीं आएगी आपकी द्रव्य वाचक संज्ञा। साथियों, अगर संज्ञा के भेद पूछता है तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भी भेद होते हैं। 3 भेद देखते हो तो संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसी के अंतर्गत जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों संज्ञाएं रखी जाती हैं। तो पहले वरीयता आपको 5 की देनी है, बाद में वरीयता आपको 3 की देखनी है। ये जो समूहवाचक संज्ञा और आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको एक एक करके ये संज्ञा क्लियर कराऊंगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। साथ ही अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं यहीं पर इन संज्ञाओं के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जो किसी एक पूरी जाति का बोध कराए। जैसे मैंने कहा नदी, जब मैंने नदी बोला तो उसमें सभी नदियों का बोध हो रहा है, सभी नदियों के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, चिनाब हो, आपकी ब्यास हो, झेलम हो, कोई भी नदी हो। अर्थात मैंने बोला, जैसे मैंने बोला नदी तो सभी नदियाँ आ जाएंगी। मैंने बोला मानव तो इसमें सभी मानव आ जाएंगे। मैंने बोला लड़का तो इसमें सभी लड़का आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गंगा नदी, तो गंगा नदी अब पूरी जाति का बोध तो नहीं करा रही। गंगा नदी सिर्फ एक स्पेशल, मतलब मात्र एक नदी का बोध करा रही है। और जहाँ किसी एक ही
व्यक्ति का बोध कराया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने बोला राजा राम, मैंने बोला राजा राम, तो राजा राम किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, लेकिन राम कईयों राम है, जैसे परशुराम, परसोत्तम राम। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ किसी एक ही व्यक्ति का बोध। जैसे कालिदास कोई एक व्यक्ति है। जैसे मैंने बोला मोहन, तो मोहन सिर्फ एक ही लड़का है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया लड़का मोहन, तो मोहन जाति के, यहाँ पर बोला मोहन लड़का, तो सिर्फ एक लड़के का बोध हो रहा है, सिर्फ मोहन का। लेकिन यहाँ बोल दिया लड़का, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। मैंने बोल दिया स्त्री, तो स्त्री पूरी जाति का बोध होगा। लेकिन मैंने बोला किसी एक स्त्री का नाम लेकर के, तो फिर वो सिर्फ एक ही स्त्री का बोध होगा। मैंने बोला हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, तो सिर्फ एक ही पर्वत का बोध हो रहा है, हिमालय का। लेकिन मैंने बोल दिया पर्वत, तो पर्वतों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। दोस्तों भाववाचक में, इसमें भाव, जैसे मैंने बोला बुराई, अच्छाई, बुढ़ापा, जैसे मैंने बोला पुरुषत्व, ये पुरुष का जो चरित्र है उसकी बात कर रहे हैं, पुरुषत्व की, ठीक है। तो यहाँ पर भाव दिखाई देगा। यहाँ पर समूह, जब किसी समूह की बात की जाए, जैसे मैंने बोला अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा एक किस में रहता है, समूह में रहता है। जैसे मैंने बोला ऊँटों का काफिला, जैसे मैंने बोला मुनि वृंद, कई मुनि इकट्ठे, जैसे मैंने बोला छात्रगण, कई छात्र इकट्ठे, अध्यापकगण, अध्यापक इकट्ठे। कहने का तात्पर्य है तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि कई लोग इकट्ठे एक झुंड में या समूह में पाए जा रहे हैं, इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में इसमें द्रव्य आ जाएंगे, पदार्थ की अवस्थाओं की बात की जाएगी, जैसे लोहा, सोना, जल, बर्फ आदि। तो ये हमने कुछ आपको शॉर्ट में या थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश की। अब आप साथ ही साथ लिखिएगा और हम एक एक संज्ञा को लेके चलेंगे। ज़्यादा नहीं होगा तो छोटा सा ही वीडियो देंगे, तो कम से कम 2 या 3 संज्ञा तो आपको आज करा ही देते हैं, और 2 या 3 वीडियो में प्रत्येक टॉपिक हम खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। चाहो तो आप एक ही शब्द से समझ सकते हो, संज्ञा का तात्पर्य जानते ही हो। जाति का मतलब है जो संज्ञा या जिसके अंतर्गत पूरी जाति का बोध कराया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, जिसके अंतर्गत पूरी जाति का बोध हो, जिसके अंतर्गत पूरी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने बोला लड़का, नदियाँ, पर्वत, पशु, महिला, पुरुष आदि। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि जितने भी मैंने उदाहरण दिए, लड़के से तात्पर्य है जितने भी लड़के पाए जाते हैं, नदियों से तात्पर्य है जितनी भी नदियाँ पाई जाती हैं, पर्वतों से तात्पर्य है पर्वत से जितने भी पर्वत पाए जाते हैं, पशु से तात्पर्य है सभी पशुओं के बारे में, महिला से तात्पर्य है सभी महिलाओं के बारे में, पुरुष से तात्पर्य है सभी पुरुष के बारे में। अर्थात जिस संज्ञा के अंतर्गत किसी पूरी जाति का बोध कराया जाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी संज्ञा पर। दूसरी संज्ञा जो आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराया जाता है। जैसे उदाहरण की तरफ देखते हैं बेटा। जैसे मैंने बोला किसके अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति, स्थान, भाव का बोध कराया जाते हैं। जैसे मैंने बोला राम गंगा आगरा आदि। यहाँ पर सिर्फ एक ही राम की बात हो रही है। पुरुषों में एक राम की बात हो रही है, गंगा एक नदी की बात हो रही है, आगरा एक स्थान की बात हो रही है। अगर यहाँ पर स्पेशल देखते हो तो राम कोई एक व्यक्ति का नाम है, जैसे पुरुषों में देख लिया जाए या लड़कों में देख लिया जाए तो राम किसी एक व्यक्ति का नाम है, गंगा कोई एक नदी है, आगरा कोई स्पेशल एक शहर है, मात्र एक ही शहर है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके अंतर्गत किसी एक ही का बोध कराया जाए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, जो ये संज्ञा का बचा हुआ पार्ट है, ये जो भाग है, वो आपको कल मिलेगा। और आज मैं इतना ही रखता हूँ और अच्छे से इसको समझें। कल ये सब का मैं रिवीजन करवाने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा और कल का जो हिंदी का लेक्चर होगा वो आपका लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। आज ये 10-15 या छोटा सा वीडियो बना के मैंने शुरुआत कर दी है और कल से आपको कंटिन्यूस हिंदी के वीडियोज मिलना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपनी जो भी बातें हैं, चाहे वो मन की बातें हों और चाहे कुछ पढ़ाई से संबंधित कोई टॉपिक हो जो आपको चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जैसे कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ चल रहा है, अभी तक नहीं पढ़ पाया है, चाहे कहीं पर भी आपने पढ़ाई की हो और टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है जीएस में, तो वो टॉपिक हमारे पास कमेंट कीजिएगा। कुछ ना कुछ दिनों बाद वो टॉपिक आपका पूर्ण करा दिया जाएगा। और अगर हिंदी का भी कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वंदे मातरम दोस्तों।